बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हाँ वो करेंगे, वो जेनजीज हैं, वो करेंगे क्योंकि बचपन से ही उनके हाथ में मोबाइल लगाए हैं तो करेंगे। तो एज अ पेरेंट और टीचर हमको क्या देखना है, उनको मोबाइल यूज़ करने से नहीं रोकना है, मोबाइल यूज़ करने दो उनको, बट आप देखो कि मोबाइल कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ कर रहे हैं। वी हैव टुडे अ डेडिकेटेड फैकल्टी जो पिछले 10 सालों से यही है, और हम लोग फैकल्टीज़ नहीं हैं, हम लोग पार्टनर्स हैं। तो क्या होता है, कई बार फैकल्टीज चेंज हो सकती हैं पर पार्टनर्स कभी चेंज नहीं होते। कि अगर आप कोई भी मैथ्स वाले को पूछोगे कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, तो वो सीधा ही बोल देगा मेरे को इंजीनियर बनना है। दैट इज द सेफेस्ट चॉइस, बट दैट्स नॉट द ओनली चॉइस। अगर हम बी ग्रुप लेते हैं तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो बच्चों के दिमाग में होता है, पेरेंट्स के दिमाग में होता है कि हमें डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने का जो है वो एक तरह से टॉप मोस्ट करियर है, टॉप। कॉमर्स के लिए मैं ऑलवेज एक स्टेटमेंट यूज करती हूँ कि आपको सिखाई जाएगी 5 चीजें, आपको खुद से सीखनी पड़ेगी कि 5 से 50 मैं कैसे करूँ। Okay, so good evening everyone. Myself Dr. Sushant Thakur and I welcome you all today for the seminar What After 10th. Now the main purpose that why we are doing this seminar, because students are generally confused कि 10th के बाद क्या करना है, साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, डिप्लोमा करे, लाइक देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। ऑफ कोर्स 12th के बाद जो ऑप्शंस है उतने ऑप्शंस नहीं है 10th के बाद, बट स्टिल देयर आर मेनी ऑप्शंस। दिस इज द नंबर 1 रीजन दैट वी डिस्कस्ड कि इस तरह का एक सेमिनार अरेंज करते हैं। और सेकंड रीजन ये है कि देखो क्या होता है, बच्चा जब 11th में आता है तो अगर बी ग्रुप वाला बच्चा है ना, आप देखो जिन भी बच्चों को बी ग्रुप लेना है आप अभी पूछोगे उन सबको डॉक्टर बनना है, और ए ग्रुप वाला जो भी होगा ना उसको इंजीनियर बनना है, IIT में ही जाना है। ये एक होता है सभी लाइक बच्चों का जैसे ही वो आते हैं लाइक 11th में। तो लेकिन ठीक है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको IIT में जाना है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए उसके लिए कौन सी एग्जाम से क्या है, उस एग्जाम का लेवल क्या होता है। हमने भी कई बार देखा है, जैसे हम लोग यहाँ पे IIT JEE नीट दोनों का प्रिपरेशन करवाते हैं, तो हम बच्चों को क्या बोलते हैं, आप पहले 1 महीना आओ, अपना लेवल देखो, आप सेट हो रहे हो उस फ्रेम में, उस स्ट्रक्चर में, तो आप करो, नहीं हो रहे तो आप सिर्फ बोर्ड्स पे ध्यान दो, ठीक है, जिस रास्ते जाना नहीं उसका सोचना ही नहीं फिर। तो इसके लिए कि JEE क्या है, नीट क्या है, कैसे प्रिपरेशन होता है, लेवल क्या होता है एग्जाम का, पैटर्न क्या होता है, एवरीथिंग विल डिस्कस। अभी कई बच्चे आए होंगे इस तरह से है कि मैं सर क्या करूं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं आप जाओगे इस तरह से, क्योंकि इसके बाद आपको किसी को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग विल कवर टुडे, सब कुछ हम कवर करेंगे। ओके, सो my name is Dr. Sushant Thakur. I have done my PhD in pharmaceutical sciences. मतलब I did my B.Pharm, M.Pharm and then PhD. MSc Nutrition and Dietetics. Right now it's going on. And also I'm a certified psychologist. Psychology मैंने किया था IGNOU में से, वो इसलिए किया था कि एक टीचर अपने स्टूडेंट को और अच्छे से कैसे समझ पाए। बट ट्रस्ट मी, पूरा वेस्ट है वो, क्योंकि वो मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स हैं, जब आप ऑन फील्ड आते हो ना ये चीजें नहीं चलती है। अभी जो बच्चा है, आपने देखा होगा कि बच्चे मोबाइल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। हाँ वो करेंगे, वो जेनजीज हैं, वो करेंगे क्योंकि बचपन से ही उनके हाथ में मोबाइल लगाए तो करेंगे। तो एज अ पेरेंट और टीचर हमको क्या देखना है, उनको मोबाइल यूज करने से नहीं रोकना है, मोबाइल यूज करने दो उनको, बट आप देखो कि मोबाइल कंस्ट्रक्टिव वे में यूज कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं उससे, है ना। तो इस तरह से तो मैंने इसलिए किया था साइकोलॉजी, बट ठीक है वो सब आई हैव दिस विल बी माई एक्चुअली 21st ईयर इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने जब आई वॉज इन B.Pharm फर्स्ट ईयर, उस टाइम तो मेरी मजबूरी थी कि पैसा नहीं होता था, कॉलेज की फीस कैसे भरो, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। उसी में आई डिस्कवर्ड माई पैशन इन टीचिंग एंड आई थॉट कि फिर जो मेरा पैशन है उसी चीज़ में आगे चले जाऊँ। तो उसमें क्या, मेरे को किसी भी दिन काम नहीं करना पड़ेगा, जो पसंद है वही करो। सो बस वही रीज़न है, तब से मैं पढ़ा ही रहा हूँ। फिर तब से मैं आपको पहले हमारे क्लास के बारे में थोड़ा बताता हूँ। आज 20 साल ऊपर हो गए हमको क्लास करते हुए। एक्चुअली जब मैंने चालू किया तो उस टाइम तो क्या था, ऐसा कुछ फंडा था नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो ऑल अंडर वन रूफ, ऐसा कुछ था नहीं। तो आई यूज्ड टू टीच केमिस्ट्री, बच्चे फिजिक्स के लिए दूसरी जगह जाते थे, मैथ्स के लिए दूसरी जगह। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कारवा बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए और फिर हम लोग एक्सपांड करते गए चीज़ों को। तो हमारे पास वी हैव टुडे अ डेडिकेटेड फैकल्टी जो पिछले 10 सालों से यही है, और हम लोग फैकल्टीज नहीं है, हम लोग पार्टनर्स हैं। तो क्या होता है, कई बार फैकल्टीज चेंज हो सकती हैं पर पार्टनर्स कभी चेंज नहीं होते, तो हम लोग पार्टनर्स हैं। तो और वही फैकल्टी है कि हम लोग पढ़ाते हैं, राइट। अभी आप नीट में जैसे मैडम आपको बताएंगे, नीट में 2 सेक्शंस अभी हो गए हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी।
आप देखोगे तो मोस्टली जगहों पे बॉटनी का अलग टीचर होगा, जूलॉजी का अलग होता है, बट हमारे यहाँ बॉटनी जूलॉजी पूरा का पूरा मैडम ही लेते हैं, क्योंकि हमने ये सब भी ट्राई किया कि चलो बॉटनी का अलग टीचर करो, जूलॉजी, बट मैडम अगर वो 2 टीचर हम रख रहे हैं, मैडम अकेले उन पे भारी पड़ रहे हैं, उनका नॉलेज इतना है, लाइक 25 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, तो हमने सोचा नहीं आप ही मैडम पूरा हैंडल करो, हमको बॉटनी जूलॉजी दिखावा नहीं करना है, हमको रिजल्ट लाना है, दिखावा करो भाई 2 टीचर है 4 टीचर, उसका कोई सेंस नहीं बनता है, तो आप ही पूरा हैंडल करो, ठीक है। इसके अलावा अच्छा हम लोग यहाँ करवाते क्या है, हम लोग 9th और 10th करते हैं, इसके अलावा 11th 12th में हम साइंस एंड कॉमर्स दोनों स्ट्रीम्स यहाँ पे उसका कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। साइंस के अंदर हम लोग रेगुलर बोर्ड्स एज वेल एज नीट और जेडब्ल्यू को लेके चलते हैं, ठीक है। चलो बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, सब कुछ बहुत अच्छा है, उसको जेडब्ल्यू ही करना है, कुछ भी रीजन से अगर वो जेडब्ल्यू नहीं क्लियर कर पाया, कुछ भी रीजन से, तो कम से कम बोर्ड्स का रिजल्ट होना चाहिए जिससे वो यहाँ के लोकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वो एडमिशन ले सकता है, इसलिए हम दोनों करते हैं। हमारा फॉर्मेट ऐसे रहता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये 4 दिन हम लोग रेगुलर बोर्ड्स का मतलब एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, ये 4 दिन हम, और फ्राइडे, सैटरडे और संडेज को जो होता है हमारा नीट और जेई का सेशन होता है, बिकॉज नीट जेई कुछ अलग नहीं है, एनसीईआरटी है, थोड़ा सा ट्रिकी एमसीक्यूज होते हैं जिसकी वो प्रैक्टिस अलग से करवानी पड़ती है। बाकी मेन जो है वो एनसीईआरटी है। आज ही जो हमारा नीट का भी फर्स्ट डेट से क्रैश कोर्स शुरू होगा, आज ही बच्चे मिलने आए थे तो बोलते सर 1 महीने में हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट थे, मैंने कहा कोई टेंशन नहीं लेना, बिकॉज आपको एनसीईआरटी ही करना है, नीट और जेई एनसीईआरटी ही है, इसको एक ना ऐसे हवा बना दिया गया है। एक्चुअली नीट जेई इतना टफ है नहीं, अगर बच्चा 11th में है और फर्स्ट डे से ही वो एनसीईआरटी सही से कर रहा है, ही और शी विल क्लियर नीट और जेडब्ल्यू, कुछ मुश्किल नहीं होता उसके अंदर, बट इसको अननेसेसरी ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि बहुत मुश्किल एग्जाम है। वो तो जैसे आप लोग स्टूडेंट्स आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि कुछ इतना टफ नहीं होता है, थोड़े से ट्रिकी एमसीक्यूज होते हैं जिसका, और वो भी प्रॉपर प्रैक्टिस और प्रॉपर गाइडेंस है ना, तो वो चीज हो जाती है। तो ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि आफ्टर 10th मैं क्या करूं। तो मेनली आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है। डिप्लोमा वगैरह भी है, बट डिप्लोमा की बात हम यहाँ पे आज इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज डिप्लोमा एक ही पर्पज से आप करो, जिसको जल्दी अर्निंग करना शुरू करना है, कुछ प्रॉब्लम्स है फैमिलीज में या फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है और मेरे को जल्द से जल्द स्टार्ट करना है, अर्न करना, तभी आप डिप्लोमा करो। डिप्लोमा में पढ़ाया तो 11th 12th का ही जाता है, आप 11th 12th मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ोगे, वही चीजें होती हैं, बट होता क्या है वो कॉलेज हो जाता है। अब बच्चा स्कूल लेवल पे जितना सीरियस होकर पढ़ेगा, उसके मैं कॉलेज में हूँ वो इतना नहीं पढ़ता है, कहीं ना कहीं बेस कच्चा रह जाता है उसका, जो आगे हैम्पर होता है। इसलिए डिप्लोमा मैं तो किसी को सजेस्ट करता ही नहीं हूँ कि आप डिप्लोमा करो, सिवाय के आपको ऐसा है कि जल्द से जल्द अर्निंग शुरू करना है तो आप कर सकते हो। तो डिप्लोमा की बात हम नहीं करेंगे, हम मेनली आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, ये 3 फील्ड्स हैं, इनकी हम बात करेंगे। तो साइंस अगर आप लेते हो, ये मैं जस्ट ऐसे ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल में जाएंगे, जस्ट ओवरव्यू। साइंस के बाद आप मेडिकल, अगर आप बी ग्रुप लेते हो, बायोलॉजी लेते हो, तो मेडिकल, पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग या बीएससी जो कि हमारा प्योर साइंस हो गया, आप वो सब कर सकते हो। कॉमर्स के बाद बीकॉम है, सीए है, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट स्टडीज हो गया, है ना, ये सब चीजें, बीबीए वगैरह, अकाउंट एंड फाइनेंसिंग है, बीबीए है, ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन। तो इसका तो आपको जो कॉमर्स के फैकल्टी है वही आपको समझाएंगे कॉमर्स का पूरा, और क्योंकि मुझे तो इसमें कुछ चीज़ों का शायद फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा नहीं, सच बता रहा हूँ, इसलिए वो आपको कॉमर्स के फैकल्टी बताएंगे। और आर्ट्स में है, हाँ लॉ है, बहुत ही अपकमिंग, लाइक अगर आपको इंटरेस्ट है आर्ट्स में तो लॉ इज वेरी गुड, अभी लॉ है, फाइन आर्ट्स है, सोशियोलॉजी, डिजाइन, हिस्ट्री, जो भी लैंग्वेजेस वगैरह होती है, फिलोसॉफी, दिस ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड इन आर्ट्स। अब हम अभी साइंस से शुरू करते हैं, इवेंचुअली विल मूव टुवर्ड्स कॉमर्स। तो साइंस में आप देखोगे तो अभी हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, एक होता है ग्रुप ए। ग्रुप ए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, पीसीएम बोलते हैं बेसिकली उसको। ग्रुप बी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और ग्रुप बी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी बोलते हैं। और ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए ये वाला ग्रुप होता है जो मैथ्स, बायोलॉजी दोनों पढ़ते हैं। लाइक जब हम लोग पढ़ते थे हमारा तो मैथ्स, बायो दोनों था, पर उस वक्त इतना टफ नहीं हुआ करता था, जो अभी जो लेवल है इतना टफ नहीं होता था। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स का है। अगेन वी नेवर सजेस्ट कि ये वाला ग्रुप आप कोई भी स्टूडेंट ले, बिकॉज मैथ्स और बायो खुद में ही बहुत ही इन डेप्थ और बहुत ही बड़े सब्जेक्ट्स हैं। तो दो नहीं, अगर बच्चों को कंफ्यूजन है सर मैं मैथ्स लूं या बायो लूं, सी आपको डिसाइड कैसे करना है। आप सोचो कि 5 साल बाद या 6 साल बाद या 10 साल के बाद आप कहाँ देखते हो अपने आप को, आपको कैसी लाइफ पसंद है, आपको मेडिकल फील्ड पसंद है, आपको फार्मेसी पसंद है, या फिर आपको इंजीनियरिंग वाला काम पसंद है। इस तरह सोचो अपने आप को कहाँ देखते हो। फिर भी कंफ्यूजन है तो उसका एक बेस्ट ऑप्शन हम प्रोवाइड करते हैं।
आप आराम से दोनों क्लास में बैठो, अभी वैकेशन होगा बच्चों का तो अभी फ्री है, आप दोनों क्लासेस अटेंड करो, मैथ्स का भी अटेंड करो, बायोलॉजी का भी अटेंड करो, राइट। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आती कि मुझे पसंद ज्यादा क्या आ रहा है, क्योंकि कोई चीज मुश्किल या आसान नहीं होती, ये आपके पसंद के ऊपर होता है। आपको चीज पसंद आएगी ना, फिर वो इजी है, अपने आप करोगे। लेकिन अगर आपको इजी चीज भी है और अगर आपको वो पसंद ही नहीं है, जैसे एसएस, अब मुझे एसएस कुछ समझ नहीं आता है और ना मेरे को कभी स्कूल में था तब भी पसंद नहीं था, अभी भी मुझे कुछ समझ नहीं आता, तो मेरे को सब्जेक्ट मुश्किल लगने वाला है। जबकि मैं स्कूल में तब से मेरा मैथ्स बहुत पावरफुल था, अब जो बच्चों को मुश्किल लगता है मेरे को वो चीज इजी लगती थी, तो मेन उसके ऊपर है सारा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी ये फोर्थ ग्रुप है। बट दिस वी डोंट प्रीफर। आपको क्लियर नहीं है, आप 1 महीना 1.5 महीना जितना आप चाहते हो मैथ्स के बायो के दोनों के क्लासेस में बैठो, फिर डिसाइड करो। क्योंकि अगर मेरे को ना पेड़ काटना है तो मैं क्या करूंगा, पहले जो मेरा एक्स है मैं उसको पहले शार्प करूंगा, तब मेरा पेड़ आसानी से कट जाएगा। तो अपना एक्स को आप शार्प कर सकते हो दोनों में बैठकर, डिसाइड कर लो आराम से। 1 महीना लो, 2 महीना लो, मैं मानता हूं 10 दिन में वैसे तो क्लैरिटी आ जानी चाहिए, पर आप 1 महीना 2 महीना जितना टाइम लेना है लो, दोनों में बैठो, आप डिसाइड करो आप किस फील्ड के लिए बने हो, एंड देन यू डिसाइड। फिर एक बार जो हो गया, हाँ बस ये, उसमें क्या होता है लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं होता, मेरे को ये करना था और मैंने ये कर लिया, ये फर्स्ट स्टेप है आपका। तो ये चीज हम यहाँ पे करते हैं। ये साइंस के ये 3 ग्रुप्स हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप और ए बी ग्रुप। अच्छा, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कौन सी होती है? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत सारी हैं वैसे तो, JEE, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, नीट, गुडसेट, एनडीए, इंडियन नेवी, VIT, बिटसेट, और बहुत लिस्ट इज एंडलेस। क्योंकि कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आप देखो बिटसेट देखोगे या BHU, वो अपनी अपनी अलग से एग्जाम्स भी कंडक्ट करती हैं, तो द लिस्ट इज एंडलेस, इतनी सारी एग्जाम्स है। बट हम मेनली बात करेंगे JEE, नीट और गुडसेट की, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मैं JEE किया और आपको फिर उसके अलावा आपको VIT देना है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ JEE, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। तो हम लोग मेन इन 3 एग्जाम्स की बात करेंगे कि JEE, एवरीथिंग विल टेल यू, नीट और गुडसेट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं। क्या ये कंपलसरी है? ये कंपलसरी नहीं है। तो किसको देनी है, कैसे देनी है, वो हम देखेंगे अभी आगे। ओके, हमारे फीस के फैकल्टी हैं नील सर, ठीक है, मैं उनको बुलाऊंगा, वो आपको पूरा मैथ्स ग्रुप का जो फर्स्ट ग्रुप हमने देखा PCM ग्रुप, और उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कौन सी है, क्या है, सो नील सर विल एक्सप्लेन यू। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज नील शाह। मैंने M.Tech मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है फ्रॉम दी वेरी रिनोन्ड यूनिवर्सिटी नोन एज चारूसेट। चारूसेट में से मैं पढ़ा हूँ, और व्हेन आई वाज स्टडिंग बैचलर, दूसरे साल से ही, बैचलर के 2nd ईयर से ही मैं बैचलर के 1st ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। तो जैसे सर ने बोला कि उनको जैसे पहली बार पढ़ाया तब उनको फील हुआ कि दिस इज हिज पैशन ऑफ टीचिंग, मेरे को भी बैचलर की दूसरे ईयर में जब मैं बैचलर के 1st ईयर स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, तो वैसे वैसे करके आज करीब करीब 10 साल प्लस से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी फील्ड में हूँ, टीचिंग फील्ड के अंदर ही। और पिछले कई साल से मैं फिजिक्स कोर सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली मैंने इंजीनियरिंग की हुई है और ब्रॉडली मास्टर्स किया हुआ है। या देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एंड मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या थोड़ी प्रैक्टिकल बेसिस पे चली जाती है जब आप टेक्नोलॉजी का शब्द का प्रयोग करते हो। एनीवेज आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ब्रॉडली, जैसे सर ने बोला कि मैं आपको ये समझाऊंगा कि ग्रुप ए के अंदर कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए, प्लस आपको ये भी समझाऊंगा कि आपको अगर बहुत रिनोन्ड इंस्टीट्यूट्स में जाना है, जैसे कि सबने ऐसा नाम सुना होगा, मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पे हैं, कितने लोग ऐसा प्रीफर करेंगे कि मैं मैथ्स लेने वाला हूँ, ही और शी, कैन आई हैव योर रेज हैंड? Yeah, so we are having enough students interested in group A. So basically उसमें आपने शायद नाम सुना हो IITs, है शायद, क्या वो बहुत फेमस इंस्टीट्यूट्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। सूरत के अंदर NITs है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप जब बेसिकली क्या होता है कि किसी भी कॉलेज को आप सिलेक्ट करते हो, तो हम मतलब अगर आपके पेरेंट्स या आप भी अगर देखोगे ऑनलाइन, सो हाउ विल यू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर कॉलेज? मैं रफली ऐसा पूछ रहा हूँ आपको, कोई किसी को ऐसा कुछ बोलना हो तो अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग के अंदर ऐसे ये पर्टिकुलर कॉलेजेस के अंदर जाना है, तो फर्स्ट एंड प्रायरली आप क्या करोगे? तो आप पूछोगे कि जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं इंजीनियरिंग के अंदर,
जैसे आप मेरे को पूछोगे तो मैं समझाऊंगा आपको कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्या स्कोप है, या अगर मतलब आगे आप सोचो कि मास्टर्स में क्या कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आपको जाना है, जो कि बहुत टफ है, या क्योंकि उसके अंदर जाने के लिए आपको 2 एग्जाम्स को क्रॉस करना पड़ता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत के अंदर, अपने गुजरात के अंदर सूरत में, या सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से सब प्लानिंग करके रखा है। ईच एंड एवरी स्टेट इज हैविंग 1 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हर एक स्टेट के पास एक NIT है। ऐसे यूनियन टेरिटरीज के पास भी NITs है, वो मैं सब आपको बताऊंगा। और IITs जो कि सबसे फर्स्ट मतलब प्रायर कॉलेजेस मानी जाती है, वो ऑल ओवर इंडिया 23 है। 23 IITs आर देयर प्रेजेंटली। फिलहाल सरकार हर साल कुछ कुछ नई IITs ऐड करती जाती है। और आप सोच के हैरान हो जाओगे कि IIT गांधीनगर इज रैंक्ड 8। IIT गांधीनगर, ये क्या होता है कि बेसिकली NIRF एक फ्रेमवर्क है जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। वो फ्रेमवर्क हर एक कॉलेजेस को रैंक देता है। तो वो रैंक के हिसाब से IIT गांधीनगर इज रैंक्ड 8th out of top 100. So it's very proud moment of our Gujarat state also. Anyways, I will be explaining you later on. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक्सपोज कर सकते हो इफ यू आर सिलेक्टिंग ग्रुप ए। ग्रुप ए मतलब होता है कि मैथमेटिक्स जब आप लेते हो 11th स्टैंडर्ड के अंदर, तो आपके कोर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो गए? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। उसको हम ग्रुप ए बोलते हैं। दिस आर द वेरियस स्कोप्स है ब्रॉडली। जैसे सर ने बोला कि अगर आप कोई भी मैथ्स वाले को पूछोगे कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, तो वो सीधा ही बोल देगा मेरे को इंजीनियर बनना है। दैट इज द सेफेस्ट चॉइस, बट दैट्स नॉट द ओनली चॉइस। वो अकेली अपॉर्चुनिटी नहीं है। फिलहाल आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि आर्किटेक्चर लाइन है, एस्ट्रोफिजिक्स है, इंडियन नेवी में जा सकते हो आप, मटेरियल साइंसेस, डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी साइंसेस में आप भी प्रेफर कर सकते हो, मर्चेंट नेवी। ये सब चीजों के लिए आपको बेसिक मैथ्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, और इसलिए आपको ग्रुप ए से यही अपॉर्चुनिटी, मतलब ये अलग अलग फील्ड्स में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। शायद बहुत सारे लोगों ने ये पहली बार सुना होगा कि मतलब ग्रुप ए से इंजीनियरिंग के अलावा भी ये सारी चीजें हैं। सो इसलिए ये सेमिनार रखा गया है, so that we can provide you little bit more regarding the unaware things which you are not aware of. अब आते हैं मतलब मेन चीज के ऊपर, जो कि मीथ, जैसे सर ने बोल दिया कि ये एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर मीथ ही है कि JEE मेन मतलब बहुत हार्ड एग्जाम। ऐसा कुछ नहीं है। When you prefer NCERT, yeah, so that's the main part which is asked in JEE मेन एग्जाम। होता क्या है कि ये JEE मेन के एग्जाम का मेन पर्पस क्या है? तो अगर आप JEE मेन देते हो और उसमें क्वालिफाई होते हो, तो यू आर एलिजिबल फॉर टेकिंग एडमिशन इन NITs डायरेक्टली, जो कि हर एक स्टेट में एक है। हर एक स्टेट के पास एक NITs तो है। ऐसा नहीं है कि आप गुजरात में ही पढ़ोगे। मतलब अगर आप सोचोगे तो फर्स्ट रैंक्ड आउट ऑफ द वेरियस NITs वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की NIT नंबर 1 है। NITs के क्राइटेरिया को अगर आप देखोगे तो क्या, हालांकि सूरत की NIT भी 12वें रैंक पर है, 12 नंबर की रैंकिंग है उसकी, और मैंने पर्सनली वो कैंपस देखा हुआ है। वाई वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सच कॉलेजेस। आप जब एंट्री ही लोगे वो कैंपस के अंदर, आप बाकी सब चीजें भूल जाओगे 110%। सो सच आर दी मतलब advantages of studying in such higher colleges, yeah, high recognized colleges to be very precise. तो अगर आपको NITs के अंदर एडमिशन लेना है तो JEE मेन कंपलसरी है। JEE मेन से सिर्फ NIT नहीं, गुजरात के अंदर आपने नाम सुना होगा शायद, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी, है वेरी फेमस। फिर आप रिलायंस की भी कॉलेजेस ले लीजिए, फिर आप अहमदाबाद यूनिवर्सिटी ले लीजिए, उसमें भी क्राइटेरिया रखा गया है कि सेवरल परसेंटेज 100% सीट में से 10%, 15%, 20% सीटें डायरेक्टली JEE मेन के थ्रू भरी जाती है। सो दैट इज ऑल्सो एडवांटेज ऑफ JEE मेन। एंड कीप इन योर माइंड, JEE मेन इज नॉट हार्ड। वो तो आप जब हमारे साथ पढ़ोगे 15-20 दिन, आपको यूं ही आइडिया आ जाएगा, आपका रूटीन बन जाएगा। इट्स मैटर ऑफ क्रिएटिंग अ रूटीन। या सो वंस यू विल लर्न दैट पर्टिकुलर थिंग, यू विल बी गेटिंग द आइडिया। ऑल्सो द सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज भी होती है, गवर्नमेंट ने भी अलग अलग कॉलेजेस बनाई है जिसके अंदर आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो JEE मेन के रिलेटेड। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर।
अब जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि विच आर द वेरियस कॉलेजेस, बट पहले जेडबल मेन की पैटर्न क्या होती है, तो इसके अंदर दो पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, मतलब बीई या बीटेक करना हो, तो पेपर नंबर 1 होता है, जिसका टोटल मार्किंग सिस्टम होता है 300 मार्क्स। 100 मार्क्स का होता है फिजिक्स, 100 मार्क्स का होता है केमिस्ट्री एंड 100 मार्क्स का होता है मैथमेटिक्स। अगर आपको आर्किटेक्चर करना है बहुत रिनोन्ड इंस्टीट्यूशंस में से, तो आपको पेपर नंबर 2 देना पड़ता है। सो पेपर नंबर 2 बेसिकली इज फॉर एडमिशन इन बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग वाला भी एक बैचलर कोर्स है, जिसके रिलेटेड आपको पेपर नंबर 2 देना पड़ता है। होप सो इट इज वेरी क्लियर। बेसिकली क्या होता है कि ये एमसीक्यू पैटर्न है। पेपर नंबर 1 इज एमसीक्यूज, या उसको बबल करके आपको मतलब पेपर नंबर 1 डायरेक्टली देना होता है। लेकिन पेपर नंबर 2 के अंदर, क्योंकि ये रिलेटेड टू ड्राइंग है, आर्किटेक्चर के रिलेटेड है, तो अलग अलग मार्किंग सिस्टम होती है, और उसके अंदर पेपर 1, 2, 3 भी होता है, और जिसके अंदर आपको ड्राइंग भी करना होता है। इसलिए इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ एमसीक्यूज एंड ड्राइंग एज फार एज आर्किटेक्चर इज कंसर्न। अब द लिस्ट ऑफ द एनआईटीज मैंने ऑर्डर में ही रखा है। ऐसे 31 एनआईटीज है ओवरऑल इन इंडिया प्रेजेंटली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर साल मॉडिफाई करके सरकार कई नई यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी सरकार एनआईटीज खोल रही है। दैट्स अ बिग एडवांटेज फॉर आवर कंट्री। एनीवेज, तमिलनाडु की एनआईटी जो है, जो सबसे फर्स्ट रैंक्ड है, मेरे हिसाब से वो 9th या 10th नंबर की है। NIRF सोचो ना, अगर आप फ्रेमवर्क जो रैंकिंग देता है उसमें टॉप 7 या टॉप 8 देखोगे तो सारी की सारी IITs है, बीच में एक NITs है। ये NIT इज रैंक 9th। Yeah, so that's very good as far as NIT is concerned, because Indian Institute of Technology को बीट करना मतलब it's very good as far as this particular college is concerned। गुजरात के अंदर सूरत में ही है, जैसा मैंने बोल दिया, मैंने खुद भी एक कैंपस देखा हुआ है। इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैंने तो सिर्फ गुजरात का देखा है। आप अगर कई अलग अलग जगह पे आप सर्फ करोगे so you'll get the idea। Anyways, there are plenty NITs। Now, what about getting admissions in IITs? अगर आपको IITs के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको स्टेप नंबर 2 क्लियर करना है। स्टेप नंबर 1 इज अबाउट JEE मेन। JEE मेन में क्लियर होते हो, और अगर आप टॉप 2.5 लाख बच्चों में से हो, बहुत सारे लोग JEE मेन के एग्जाम्स देते हैं। नीट का डेटा बोलो, जो कि मैडम बोलेंगे आपको। नीट में इस साल करीब 25 लाख लोग एग्जाम देने वाले हैं 5th ऑफ मई को। 25 लाख में से सिलेक्ट तो ना बराबर होंगे। सो कंपटीशन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपको अपना एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप JEE मेन क्लियर करके अगर आप टॉप 2.5 लाख कैंडिडेट्स में हो तो आप एलिजिबल हो JEE एडवांस देने के लिए। मैंने जानबूझ के यहाँ पे पेपर पैटर्न नहीं लिखी है, क्योंकि पेपर पैटर्न इज नॉट फिक्स। क्योंकि उसकी क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव होता है, मल्टीपल चॉइस करेक्ट ऑप्शंस होता है। एक ऑप्शन मतलब एक क्वेश्चन देंगे, आपको बोलेंगे इसमें से कौन कौन से सही है, एक नहीं कौन कौन से सही हो सकते हैं। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस भी होता है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरिएबल, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिटन प्रिसाइजली दैट थिंग। तो मैंने एक शब्द भी यूज किया है, प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इट्स एक्चुअली ट्रू। अब ये कंडक्ट कौन करता है? तो हमारे पास, जैसे मैंने बोल दिया कि इंडिया के अंदर 23 IITs आर देयर। हर बार रोटेशनल बेसिस पे JEE एडवांस का पेपर निकालने का काम होता है। इस बार IIT मद्रास, अगेन तमिलनाडु, तमिलनाडु इज very ahead as far as education is concerned। IIT Madras has been given the responsibility of handling the JEE entirely, क्योंकि वो रैंक 1 है। फर्स्ट नंबर की अगर IIT है तो वो IIT मद्रास है। तो ऐसे मैंने उनको भी लिस्ट आउट किया हुआ है। IIT बॉम्बे, जब मैंने मास्टर किया तो हमारे यहाँ बहुत सारे फैकल्टीज IIT बॉम्बे वाले फैकल्टीज होते थे। इट गोज ऑन सफलिंग एवरी ईयर। IIT बॉम्बे कभी फर्स्ट होती है, कभी IIT मद्रास हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर फ्रेमवर्क। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट दैट इज इंपॉर्टेंट दैट कौन सी वाली बहुत अच्छी वाली कॉलेज है। तो मद्रास है, खड़गपुर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी IIT। सो जैसा मैंने बोला कि टॉप 100 में आप अगर देखो तो गांधीनगर वाली
IIT है वो 8th नंबर पे है। मैंने तो जब ये रैंक देखा तब भी मैं आई वॉज एस्ट्रोनाइज्ड है, बिकॉज क्या है कि ये अभी अभी खुली है। अगर आप इसका आप इस्टेब्लिशमेंट भी देखोगे ना तो इट्स वेरी वेरी न्यू एज फार एज IIT इज कंसर्न। सो अगर आपको इसमें एग्जाम मतलब इसमें एडमिशन लेना है तो यू नीड टू बी क्लियरिंग JEE एडवांस है। सो फर्दर मोर ये सारी चीजें थी JEE मेन और मैथमेटिक्स ग्रुप के अंदर आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। आई होप सो आई हैव मेड इनफ थिंग्स क्लियर। थैंक यू फॉर हियरिंग। So I will now request Sonia ma'am to take the further seminar. So good evening everyone. Myself Dr. Sonia Jain, and I have 25 years of experience teaching in this field only, preparing the students for the most toughest exam of our country, that is NEET. आप न्यूज़पेपर में भी देखेंगे और वैसे भी जर्नलाइज आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया का सबसे टफ एग्जाम जो 12th क्लास के बाद आता दैट इज नीट। अब नीट है क्या बेसिकली, तो अगर हम देखें कि 10th क्लास के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं तो उसके लिए देखिए 10th क्लास के बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा बायोलॉजी अलॉन्ग विद योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपके पास 3 अपॉर्चुनिटीज हैं। पहली कि आप मेडिकल फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा आप नॉन मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, और जैसा कि सुशांत सर ने बताया कि आप कोर साइंसेज में भी अपने आप को परस्यू कर सकते हैं। तो अगर हम बी ग्रुप लेते हैं तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो बच्चों के दिमाग में होता है, पेरेंट्स के दिमाग में होता है कि हमें डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने का जो है वो एक तरह से टॉप मोस्ट करियर है, टॉप मोस्ट प्रोफेशन है। तो अब नीट के लिए सबसे पहले जो मेरिट बनती है वो है MBBS के लिए, जिसमें आपको सबसे टॉप स्कोर करना पड़ता है। उसी नीट एग्जाम के थ्रू आप BDS में भी जा सकते हैं। BDS का मतलब है डेंटिस्ट। देन आप वेटेनरी भी बन सकते हैं। देन यूनानी सिस्टम, ये सारे जो हैं ये आयुष में आते हैं, जिसमें आप होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, फिजियोथेरेपी है, नर्सिंग है। लेकिन इसके लिए आपको क्लियर करना पड़ेगा नीट। सेकंड जो है, सेकंड दैट इज नॉन मेडिकल फील्ड, और सेकंड जो है पैरामेडिकल में देखिए गुडसेट एग्जाम जो कि 12th क्लास बेस्ड सिलेबस पर ही है, वो फार्मेसी के लिए इफ यू सेलेक्ट बी ग्रुप then you have to go for GUDSET. That is also included in the paramedical course. You can do lab technician. You can become lab technician. You can also go for radiography and imaging technology, जिसमें आप hospital support system में रहते हैं. Then you can become an occupational therapist. You can opt for optometry. अगर आप किसी भी अपनी आई टेस्टिंग के लिए भी जाते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको आई टेस्टिंग से पहले, डॉक्टर को विजिट करने से पहले आपके पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए जो है दैट इज ऑप्टोमेट्री। देन यू कैन गो फॉर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। ये सारे फील्ड बेसिकली पैरामेडिकल में आते हैं, ठीक है। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमें सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, इन सारे ऑक्यूपेशंस की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी कि एक डॉक्टर की इंपॉर्टेंस है। अपार्ट फ्रॉम इट यू कैन गो फॉर नॉन मेडिकल। अब नॉन मेडिकल में देखिए जिसे हम कन्वेंशनल साइंस बोलते हैं, यू कैन ऑप्ट फॉर बॉटनी after completing your 12th class. Suppose you don't have any you can say liking for MBBS or some paramedical course, you can go for botany where you have to study about the plants. Then biochemistry, then food science and nutrition, a very good subject because अगर हम देखें हमारी कंट्री में या वर्ल्ड वाइड 2 प्रोफेशन ऐसे हैं जिसे हर सिटीजन रिकॉग्नाइज करता है, हर सिटीजन उसकी रिस्पेक्ट करता है। पहला है टीचर और दूसरा है डॉक्टर। हर कोई, अगर आप डॉक्टर खड़ा हुआ है, आपको पता चला ये डॉक्टर है, ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक रिस्पेक्ट आ जाएगी कि ये डॉक्टर है।
इसी तरह से अगर हम देखें, हम बिना फूड के वी कैन नॉट सर्वाइव। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमेशा ऑन रहेगी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड ब्रांच। देन एग्रीकल्चर, अगेन इट इज लिंक। अगर हम एग्रीकल्चर में, फूड साइंस में कंटिन्यू करते हैं तो देयर विल बी नेवर स्केर्सिटी ऑफ मनी। अगर हम मनी वाइज देखें तो जो फूड बिजनेस के साथ है, जो एग्रीकल्चर बिजनेस के साथ है, वो कभी भी खाली नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको हमेशा उसकी डिमांड है ही। वो आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेगी। देन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में what you have to do is you have to study about the organism which you cannot see with your naked eyes. तो डेयरी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, तो आप अपने को माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं if you pursue with big group. Then genetics, again a very very coming science. और ये जेनेटिक्स में you are studying about the DNA. बिल्कुल नैनो टेक्नोलॉजी टाइप से ये ब्रांच आ रही है, जिसमें आप डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। रिसर्च में अगर आपका पैशन है, देन जेनेटिक्स। देन बायोटेक्नोलॉजी, अगेन अ वेरी वेरी गुड साइंस। इन बायोटेक्नोलॉजी, इन जेनेटिक्स, इन माइक्रोबायोलॉजी यू डोंट हैव टू गो फॉर नीट। आपका 12th क्लास का जो स्कोर है उसके बेसिस पर ही आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। अब जैसा कि JEE के बारे में आपने देखा, तो अगेन जो नीट एग्जाम है, जैसे मैंने बोला कि भाई ये टफेस्ट एग्जाम है। बोलते टफेस्ट क्यों है इसे? ये इतना टफ नहीं है एक्चुअली में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने इसमें अपीयर होते हैं वो किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर ही नहीं हो रहे हैं। तो इतना ह्यूज नंबर होने की वजह से कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा टफ हो गया है। अभी अगर आप इस साल देखेंगे तो इस साल जब इनकी फॉर्म फिलिंग हो रही थी, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स थे कि जो लास्ट डेट थी ना फॉर्म फिलिंग की, उस दिन इनका जो है सर्वर ही डाउन हो गया था, तो इनको डेट एक्सटेंड करनी पड़ी। 25 लाख स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग फॉर नीट एग्जाम दिस ईयर। अब ये जो कंडक्टिंग बॉडी है नीट एग्जाम की, दिस इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और नीट एग्जाम में आपका जो सिलेबस है वो है ओनली एंड ओनली NCERT 11th and 12th। अब ये जो नीट एग्जाम है इसमें बायोलॉजी प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज 50% the questions, the 50% part is of biology. So you have 45 questions in botany and 45 questions in zoology. So as such, if you see, 90 questions are there in biology and 45 questions are there for chemistry and 45 questions are there for physics. So overall of you, if you see, 50% आपका क्या हो गया? Biology. 25% क्या हो गया आपका? Chemistry. 25% क्या हो गया आपका? Physics. अब बायोलॉजी में देखिए, जिस तरह से आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो बायोलॉजी में न्यूमेरिकल सॉल्विंग जैसी नहीं है कोई। बायोलॉजी itself a real science. What you have, whether it is in the plant or it is in the animal, what you have to study. लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, that you have to understand. अगर आपको उसका लॉजिक समझ में आ जाता है, then it is well and good. आपके पास जो क्वेश्चन पैटर्न्स हैं, देखिए 45 क्वेश्चंस हैं टोटल। अब इन 45 क्वेश्चंस में, स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग ऑफ बायोलॉजी, बॉटनी पार्ट में 30 क्वेश्चन जो हैं वो कंपलसरी हैं। ये अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस तरह से किया है, अदरवाइज पहले 45, 2 years back only 45 questions are compulsory. There was no option given. अब 30 क्वेश्चंस कंपलसरी है और 20 क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन रहता है। दैट इज आउट ऑफ 20 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 15। तो आपके पास 5 क्वेश्चंस का एक ग्रेस रह जाता है।
तो 45 क्वेश्चंस प्लस 45 क्वेश्चंस, दे गिव यू 90 क्वेश्चंस इन द बायोलॉजी. अब every question in the NEET, it is of 4 marks. So if you attempt correctly, you will be given 4 marks. And if you attempt in a wrong way, then 1 mark will be deducted from what you have done it correctly. That means you will lose 5 marks. So here, we prepare the students in such a way that the student get a confidence that how I have to go for the NEET exam. This year, one of our student, she got admission in GMERS Gandhinagar. In spite, she was having very good score. Why? Because again, the merit was such, you can say it was so high, कि she scored I think 490. Yeah, 615 marks she got out of 720, and which is a very great achievement. We were expecting that she will get it in the government college, but she got GMERS Gandhinagar. So many students, they were there, and they are in NHL, they are in GMERS Gandhinagar, they are in Surat. So यहाँ पर जो है हमारा फोकस क्या है कि बच्चे को शुरू से ही इस तरह से प्रिपेयर करें कि उसे ये जो टफेस्ट एग्जाम है ये क्लियर करने में कंफर्ट आए. ठीक है, ये क्लियर करने में कंफर्ट आए. सो यू कैन सी दिस इज आफ्टर NEET. This is one aspect when you select for B group. Another aspect is appearing for GUJSET. GUJSET में सिर्फ 12th क्लास का ही सिलेबस रहता है, और इस सिलेबस में 40 क्वेश्चंस आर ऑफ ईच सब्जेक्ट. 40 क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स, 40 क्वेश्चंस फॉर केमिस्ट्री, 40 क्वेश्चंस फॉर मैथ्स एंड 40 क्वेश्चंस फॉर बायोलॉजी. नॉर्मली जो बी ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गुजसेट की थोड़ी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि गुजरात स्टेट में गुजसेट इज वैलिड फॉर गेटिंग एडमिशन इन फार्मेसी कॉलेजेस. ठीक है, गुजरात में गुजसेट की जो बी ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं उनको या तो फार्मेसी में एडमिशन मिलता है, या फिर वेटनरी में एडमिशन्स मिलता है, या एग्रीकल्चर में मिलता है, जिसमें 60% है आपका बोर्ड का रिजल्ट एंड 40% है आपका इसका गुजसेट का रिजल्ट. बाकी जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस अगर आपको ऑप्ट करने हैं गुजरात में, देन यू हैव टू गिव द गुजसेट कंपल्सरी. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द पर्पस ऑफ द गुजसेट एग्जाम फॉर विद बी ग्रुप. सो आई होप कि अभी थोड़ा सा डाउट जो है या थोड़ा सा जो डिलेमा चल रहा है कि भी हम ए ग्रुप लें कि बी ग्रुप लें, वो थोड़ा क्लियर होगा. ठीक है, नाउ आई विल रिक्वेस्ट सर टू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज आवर मेथोडोलॉजी हियर. ओके, तो थोड़ा बहुत आपको लाइक क्लियर हो गया होगा ए ग्रुप का, बी ग्रुप का. एक चीज़ जो मिस आउट हो गई है कि फिजियोथेरापी में अभी ऐसा है कि गुजरात के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 12th के मार्क्स के ऊपर ही आपको एडमिशन मिलता है. हाँ, आपको ना ही गुजसेट देना है, आपको ना ही नीट देना है उसके लिए. ये गुजरात के लिए. बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं है. बाकी स्टेट्स में आपको नीट देना है. अब हु नोज, जैसे अभी ये बच्चे जब 12th क्लियर करेंगे, हो सकता है कि उस टाइम फिजियोथेरापी के लिए नीट हो जाए. अभी नहीं है, अभी, और इवन गुजसेट भी नहीं है. अभी सिर्फ और सिर्फ आपको 12th के मार्क्स के बेस पे ही आपको एडमिशन मिलता है फिजियोथेरापी में. ओके, अब हम लोग ये जो पूरा है कि हम लोग बोर्ड का प्रिपरेशन एज वेल एज हम लोग जेईई नीट का प्रिपरेशन कैसे करवाते हैं, कि गुजसेट आता है 12th में. गुजसेट का जो सिलेबस है वो 12th के रिलेटेड है, उसमें 11th का कुछ भी नहीं आता है. लेकिन जिन बच्चों को जेईई करना है, नीट करना है, उनको तो 11th से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. तो हम कैसे करवाते हैं, तो ये देखो मैंने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है पूरा. पहले हम क्लास की बात करेंगे. रेगुलर क्लासेस होते हैं. शॉर्ट नोट्स मतलब कि हमने कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बनाई हुए हैं, राइट. जैसे मैं फिजिक्स में बताऊं, मैंने देखा है सर को कुछ रजिस्टर्स के कलर्स के ऊपर कुछ है, तो ही हैज मेड सर बीबी रॉय का कुछ बनाया है सर ने, वो उनको पूरा ऐसे याद ही रह जाता है. पूरा एक लाइन दे देते हैं, पूरा उनको याद रह जाता है. ठीक है, केमिस्ट्री में, हाँ मैं केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री मैंने हर रिएक्शन के पीछे एक स्टोरी बनाई हुई है. लाइक मैं एक स्टोरी बताऊंगा, 5-7 रिएक्शन कवर हो जाएंगे विद मैकेनिज्म. इतना गारंटी है कि बच्चा
जैसे इंजीनियरिंग में जाए या कोई और फील्ड में जाए जहाँ पे उसको केमिस्ट्री का यूज नहीं आ रहा है, उसको स्टोरी याद रहती है कि सर ऐसा हुआ था, अच्छा यहाँ से ये ग्रुप निकला, ये निकला, उसको पूरा स्टोरी फॉर्म में पूरा रिएक्शन। एक बार वो समझ लिया, कोई भी रिएक्शन पूछो, कुछ भी पूछो, वो करेगा, क्योंकि उसको वो स्टोरी ही देखनी है कि अभी कहाँ से क्या निकल रहा है और कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। मेन वो इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसा हो रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इजी फॉर्मूलाज, फॉर्मूला भी हम लोग बहुत ट्रिकी वे में करवाते हैं, लंबे लंबे फॉर्मूलाज आएंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत लंबे लंबे फॉर्मूलाज हैं, बच्चा कैसे करेगा। मैथमेटिक्स में तो ट्रिग्नोमेट्री में आई थिंक सर मोर देन 100, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना सर, मोर देन 100 फॉर्मूलाज आते हैं मैथमेटिक्स में, ओनली ट्रिग्नोमेट्री में। अभी 10th में ट्रिगो पढ़े हार्डली 10, 12, 15 फॉर्मूला मैक्सिमम इतने आए हैं, उससे ऊपर नहीं आए। अभी तो बहुत सारे फॉर्मूला कैसे याद करोगे, तो उसके लिए हमने इजी फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला बुक्स बनाई हुई है, पॉकेट बुक्स, बच्चा कैरी कर सकता है जेब में, कहीं भी जा रहा है उसको 5 मिनट मिले, ही कैन जस्ट ओपन दैट एंड ही कैन गो थ्रू, क्या ये फॉर्मूलाज हैं। वर्कशीट्स मिलती हैं उनको, वर्कशीट्स मिलती हैं, और जेई नीट में तो हम डीपीपीएस देते हैं, राइट, प्रैक्टिस शीट्स देते हैं कि बच्चा वो सब आराम से घर पे सॉल्व कर पाए। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन है, जो बच्चे यहाँ पढ़े हैं 10th में उनको मालूम है, हमारी एक एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे आपको सुशांत सर्स क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन मिलेगी, उसमें अटेंडेंस हम लोग मार्क करते हैं। अब क्या होता है, एप्लीकेशन पेरेंट एंड स्टूडेंट दोनों को डाउनलोड करनी होती है, बट कई पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं एप्लीकेशन के साथ। बच्चे तो आराम से दे आर वेरी यूज्ड टू इट, क्योंकि वो बचपन से मोबाइल लिया, उनको पता है सब, लेकिन कई पेरेंट्स हैं वो कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं एप्लीकेशन के साथ में। तो हमने ऑन द अदर पार्ट हमने क्या किया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं पेरेंट्स का, उसमें हम लोग सब कुछ लाइक उनका अटेंडेंस, उनका अगर होमवर्क नहीं किया, बच्चा एब्सेंट, एवरीथिंग वी अपडेट इन दैट ग्रुप, कि ठीक है अगर पेरेंट्स एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे हैं तो व्हाट्सएप से उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हम जो भी लाइक इसी बोर्ड पे हम पढ़ाते हैं, ये स्मार्ट बोर्ड है, इस पे ही पढ़ाते हैं, तो जो भी पढ़ाएंगे उसको सेम डे वी सेंड इन दैट एप्लीकेशन। मान लो बच्चा नहीं आया, उस पर नोट्स, उसको डेली के नोट्स मिल गए उसको, ठीक है, या कभी क्लास में कुछ लिखने का रह गया, उसको किससे कुछ भी नहीं पूछना है, उसके पास उसका वर्क है वो देख सकता है उसमें से। एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट, जैसे हम कई बार जेडब्ल्यू नीट के लिए कई बार ऐसा होता है कि हमने यहाँ पे टेस्ट लिया और वी आर नॉट सेटिस्फाइड, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं ठीक है आप लोग आज 8 से 10 रात को टेस्ट दोगे, तो हम ऐप के अंदर ही क्वेश्चंस अपलोड करते हैं। ऐप इतना स्मार्टली बनाया हुआ है, क्योंकि जिन लोगों ने टेस्ट दिया है ऐप में उनको मालूम है, ऐप इतना स्मार्टली बनाया हुआ है, बच्चा लैपटॉप खोलेगा ऐप बंद हो जाएगा, बच्चे ने मोबाइल का जैसे ही उसने वो होम बटन दबा के वो और कुछ, क्योंकि वो कॉपी करने गया, ऐप बंद हो जाएगा, उसकी आईज की मूवमेंट हुई, ऐप बंद हो जाएगा, इतना स्मार्टली हमने बनाया हुआ है, राइट। ऐसा कई बार हुआ है, फिर उनके फोन आते हैं, सर मेरा टेस्ट सबमिट हो गया, हाँ तो मैं पूछता हूँ क्या किया, तो कुछ ना कुछ तो किया होगा तभी वो टेस्ट गया है। तो ये भी हम लोग कई बार ऐसा होता है, और जैसे ही उसने सबमिट का बटन दबाया पूरा मार्क्स एक पाई चार्ट के फॉर्म में, पूरा मार्क्स एंड एवरीथिंग इट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। तो आप देख सकते हो, जब बच्चा बोल रहा है कि नहीं सबके कम मार्क्स आए हैं, आप देख सकते हो नहीं उसका क्या रिजल्ट है और इस तेरा क्या रिजल्ट है, आप परसेंटाइल निकाल सकते हो उसमें से। तो ऑल दिस इज डन इन द ऐप। इसके अलावा स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग कभी भी कोई भी टीचर, हमने किसी ने कभी रट्टा नहीं मारवाया बच्चों को, हम लोग समझाते हैं कि ये क्यों है, क्योंकि साइंस का मतलब ही है टू नो और नॉलेज। तो रट्टा मारने का, क्योंकि देखो अभी क्या है, स्टेट बोर्ड वालों को 50 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं बोर्ड में, हो सकता है पैटर्न चेंज हो, लेकिन अभी ऐसा है, इस साल ये था कि 50 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। रट्टा मार के आप कभी भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे, और ये एमसीक्यू 10th के लेवल के नहीं है। 10th में तो क्या डायरेक्ट आपको 4 ऑप्शन दिया, वो पता ही है कि ये ऑप्शन सही है, केबीसी जैसा है, लेकिन अभी 12th में ऐसे नहीं है, बहुत ही ट्रिकी घुमा फिरा के एमसीक्यू पूछते हैं, इसलिए जब तक उसको नॉलेज नहीं होगा ना सब्जेक्ट का, एमसीक्यू नहीं कर पाएगा बच्चा। और 50 में से मैं कहता हूं अगर 48 49 वो एमसीक्यू में ले आए, उसका मार्क्स 90 ऊपर निकलेंगे ही निकलेंगे। तो मेन इसलिए इन डेप्थ नॉलेज बहुत जरूरी है, चाहे आप जेईई नीट के लिए अपीयर नहीं भी कर रहे हो, तभी आपको सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत जरूरी है। सेकंड इज डाउट सॉल्विंग, राइट। डाउट्स के लिए लाइक जो लोग पढ़े हैं यहाँ पे उनको मालूम है, डाउट्स के लिए क्लास के बाद भी बच्चे खड़े रहते हैं कि सर ये डाउट करवा दो, वो डाउट करवा दो, वो हम सब यहाँ पे डाउट सॉल्विंग कर सब यहाँ होता है। अगर कभी ऐसा है कि इनकी बैच खत्म हो रही है, दूसरी बैच पीछे खड़ी है, तो हम बोलते बेटा एक काम कर, कल तू ना आधा घंटा पहले आ जाना क्लास के, तो डाउट और एवरीथिंग वी सॉल्व हियर। एडवाइस, हाँ एडवाइस का तो ये है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो आज से 10-10 साल पहले पढ़ के गए हैं, वो आज भी एडवाइस लेने आते हैं, सर मेरे को ना इस कॉलेज में मिल रहा है, मैं एडमिशन लूँ कि नहीं। और ये तो हो गई एकेडमिक्स की बात। इवन सर मेरे को घर पे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, मेरे को अभी नहीं करनी, करूँ कि नहीं, तो यहाँ तक का भी होता है, मतलब ऐसी एडवाइसेस भी वो लेने आते हैं। तो ये एडवाइस टेकिंग, क्योंकि हमारा एक जो रहता है ना स्टूडेंट साथ, ऐसा नहीं है कि बच्चे का 10th खत्म हो गया 12th खत्म हो गया, ऐसा नहीं, वो आते ही हैं बाद में, जब भी मिलने आते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है, लाइक जब पुराने स्टूडेंट्स मिलने आते हैं। और रेमेडियल क्लासेस क्या होती है, ये मोस्टली हम लोग संडेज को अरेंज करते हैं। कुछ पोर्शन रह गया है किसी बच्चे का, या कभी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं किसी टॉपिक में,
या हमने टेस्ट लिया, ये मैं आपको बताऊं लास्ट ईयर हुआ था मैथ्स में 11th में ट्रिग्नोमेट्री का 3rd चैप्टर है, तो सर ने टेस्ट लिया। अब टेस्ट लिया, सर को अच्छा नहीं लगा, परफॉर्मेंस ठीक नहीं लगा। सर ने क्या करा उसके बाद कि मंडे से उन्होंने ये बोला आज मैं पूरी 3.1 फिर से रिवाइज करवाऊंगा, हाफ एन आवर और हाफ एन आवर तुम्हारा टेस्ट होगा, कल मैं 3.2 करवाऊंगा, टेस्ट होगा। और ये पूरा वीक करने के बाद सर ने फिर से संडे को रेमेडियल क्लास अरेंज करके पूरा टेस्ट लिया था। तो ये होता है हमारा कि हम सेटिस्फाइड नहीं है कि ये रिजल्ट नहीं आ रहा सबका ठीक, ओवरऑल मीन निकाल के देखो तो हम एवरेज मतलब उसके एवरेज से सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम संडेज को या से कोई भी हॉलीडेज होती है हम लोग रेमेडियल क्लास रख ही देते हैं उन स्टूडेंट्स की। पेरेंट्स, अब हम लोग कैसे कनेक्ट होते हैं? एक तो मैंने आपको बताया कि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है कि जो पेरेंट्स ऐप डाउनलोड नहीं करते हैं तो उनके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। वहां आपको क्या मिलता है? अटेंडेंस रिपोर्ट, मंथ के स्टार्टिंग में ही लाइक 1 to 5 डेट में ही आपको पूरे मंथ का टाइम टेबल मिल जाता है, किस दिन कौन सा टेस्ट आएगा, कितने मार्क्स का होगा और उसका सिलेबस क्या होगा। तो अगर बच्चा घर पे अगर नहीं बता रहा है तो आपको पता है कि कल टेस्ट है, राइट? बच्चा मोबाइल लेके बैठा हुआ है, आप उसको बोल सकते हो कल टेस्ट है तेरा, हो गया। आपको पता होना चाहिए सब कुछ एडवांस में, ठीक है? टेस्ट खत्म होने के बाद पता चले उसका कोई मतलब नहीं है, आपको पहले से पता होना चाहिए कि इस देश को इसका इस सब्जेक्ट का टेस्ट है। इसके अलावा परफॉर्मेंस, हम लोग जैसे कि मार्क्स वगैरह हम सब अपलोड कर ही देते हैं, जैसे ही हुआ एक इधर ऐप में होता है और इधर पेरेंट्स ग्रुप में भी मार्क्स अपलोड हो जाती है, तो आपको पता लगता है कि क्या उसका रिजल्ट है और क्या है। तो ये हमारा यहाँ पे लाइक टीचिंग पैटर्न रहता है पूरा, और हम लोग एक्सेसिबल रहते हैं। आप कभी भी आपको डाउट है कुछ भी है आप फोन करो, हम लोग बोलते हैं ठीक है इतने बजे आ जाओ, एंड वी कॉल द स्टूडेंट्स इमीडिएटली। तो एक्सेस बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है कि नहीं ये टीचर अभी अवेलेबल नहीं होगा, ये तब अवेलेबल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सब हम यहीं होते हैं, तब आ सकते हो कभी भी, कुछ भी पूछना है ये करना है तो ये तो हमारा क्लास का पूरा लाइक पैटर्न हो गया कि इस तरह से। एक और चीज़ इस साल से हम क्या करने वाले हैं, एक और स्पेशल चीज़ कि लास्ट ईयर मैंने कुछ 11th के स्टूडेंट्स अभी जो 12th में आने वाले हैं ये उनके साथ शुरू हुआ था। हम लोग जैसे कई बार भागवत गीता की बात भी करते हैं क्योंकि कई चीज़ें केमिस्ट्री और फिजिक्स में ऐसी आती हैं जो इंस्पिरेशन वहाँ से लिया हुआ है पूरा। एटम बॉम्ब का तो आपको सबको पता ही है, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम भागवत गीता। तो हम लोगों ने 11th के कुछ स्टूडेंट्स साथ ऐसा किया था कि लाइक संडे वो आते थे, 1-2 स्टूडेंट्स आते थे, हम लोग काफ़ी डिस्कस करते थे भागवत गीता के बारे में। इस साल से हम लोग हर संडे को ये सोच रहे हैं कि लाइक हर संडे को कंपलसरी नहीं होगा, जिन भी स्टूडेंट्स को आना है वो आ सकते हैं, तो वी डिस्कस। अब भागवत गीता हम लोग एज अ किसी रिलीजन या उसमें नहीं ले जाते, प्रैक्टिकल कि एज अ स्टूडेंट को वो कहाँ पे काम लग रही है, वो चीज़ स्टूडेंट को भागवत गीता कहाँ पे काम लग रही है। बहुत सी बातें हैं उसमें, स्पिरिचुअलिटी की बातें हैं, डेथ की बातें हैं, वो हम नहीं करते हैं। स्टूडेंट के लिए कितना काम का है, इस श्लोक से उसको क्या सीखने को मिलेगा स्टूडेंट को, राइट? जैसे कि आप फर्स्ट चैप्टर देखोगे तो उसमें नाम लेके बातें करी हुई है, तो स्टूडेंट को ये सिखाते हैं आप कभी भी इंटरव्यू में बैठो तो सामने वाले का नाम लेके बात करो, आप मिस्टर लगा के व्हाटएवर, लेकिन आप नाम लेके बात करो, जिससे अगर 4 लोग बैठे हैं तो आप जिसका क्वेश्चन है उसके सामने देख के बात करो। अर्जुन ने वही किया पहले अध्याय में, तो वो उनको सिखाती है कि आप नाम लेके बात करो, इफेक्ट ज्यादा पड़ता है उस चीज का। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली की तरफ ले जाते हैं। तो इस बार से हम लोग संडेज को, दिस इज नॉट ओनली फॉर लाइक लास्ट तो 11th के कुछ स्टूडेंट्स आते थे, लेकिन इस बार हम सबको बोलने वाले हैं जो भी 9th, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट्स होंगे कि संडे को हम ये चीज कर रहे हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम। और मैं ऐसा मानता हूं अगर बच्चा ये सब करने लग गया ना, उसका स्पिरिचुअल क्वेश्चन इतना बढ़ेगा ना, वो कभी भी आप लोग किसी भी ग्रुप में रख दो वो बिगड़ने नहीं वाला है। किसी भी ग्रुप में उसको रखो वो ऐसा ही रहेगा, उसका लाइक लॉजिक इतना डेवलप होगा। क्योंकि पहले IQ होता था, जब हम पढ़ते थे तो बोलते थे IQ क्या है, बाद में EQ आया, अभी बोलते हैं SQ कि स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग इस तरह से जाते हैं पूरा, ठीक है? तो ये तो मैंने बताया कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं क्या है। अब सोनम मैडम आएंगे और वो आपको, जिन बच्चों को कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स के बाद क्या स्कोप है, क्या एग्जाम्स होती है वगैरह, तो मैम गाइड करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज सोनम राजपूत। सो हम बात करेंगे कॉमर्स के बारे में। अब मेन चीज़ आती है यहाँ पे कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ बहुत ब्रीफ में। मैंने स्टार्ट किया था 12th के बाद सोचना कि मेन मुझे अभी क्या करना चाहिए। बेसिकली होता है कि 10th के बाद हम सोचते हैं कि कॉमर्स लेना है कि साइंस लेना है कि आर्ट्स लेना है। 12th के बाद मैंने ये मेजरली स्टार्ट किया था कि एक्चुअली जर्नी स्टार्ट हो गई कि करियर ओरिएंटेड, कि करियर में जॉब करनी है या फिर बिजनेस करना है, मेन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए। सो वहाँ से मैंने एक जर्नी स्टार्ट की थी कि चलो BCom कर लेते हैं, MCom कर लेते हैं, बट वहाँ पे एक स्पेसिफिक आपको सिचुएशन दी जाती है कि आपके पास 4 या 5 एक कोर सब्जेक्ट होते हैं कि कोर सब्जेक्ट में से आपको कौन सा चूज करना है। तो वहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया था फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे आता है हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस, मीन्स मनी को आपको कैसे मैनेज करना है। मनी को मैनेज करना इम्पोर्टेंट नाउअडेज क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको बेसिकली पता ही है। अब आती है मेन बात है कि रिसर्च मैंने स्टार्ट किया था, ये था गवर्नमेंट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट
it means socio-economic condition of the Indian government which they are provided by the giving of grant. जैसे आपको पता होगा कि गवर्नमेंट जो होती है वो सबको ग्रांट प्रोवाइड करती है। मेजर जो बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट्स होती है उनको वो लोग वहाँ से कंट्रीब्यूट करते हैं कि कौन सी जगह पे उनको ग्रांट यूज़ करनी चाहिए। ये ग्रांट यूज़ करके वो हमारी सोशल कंडीशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो यहाँ पे परफॉर्मेंस मेन आता है अकाउंटेंट का, कि वो देखते हैं कि जितने पैसे दिए गए हैं वो बेसिकली लो ग्रुप ऑफ पीपल के पास पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। सो वहाँ पे मैंने वर्क किया था। उसके बाद अभी मेरा PhD परस्यूइंग है। अब मेन बात करते हैं यहाँ से कि किसको कॉमर्स लेना चाहिए, साइंस, आर्ट्स, ये तो आपको पता ही है, बट मेन बात आती है कि साइंस के बाद मेजर कॉमर्स किसके लिए बना हुआ है। सो मैं एक ही वर्ड बोलूँगी कि जो जानता है कि हाउ टू प्ले विद द नंबर्स और हाउ टू प्ले विद द मनी ओरिएंटेड। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से पैसे मुझे लगाना है, कहाँ पे कितने पैसे इन्वेस्ट करना है, कितना ग्रोथ ओरिएंटेड हो सकता है। मेन यहाँ पे जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए वो ये है कि आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट हो रादर देन आपके थियोरेटिकल। अगर आपको लगता है कि आपका माइंड अच्छे से वर्क कर सकता है कि आपकी कोई 100 रुपये की टी शर्ट है, आपने 150 में उसे सेल की, तो आपकी सेल्स हो गई कितनी 150, आपकी कॉस्ट कितनी थी 100 रुपीज़। सो आपको बेसिकली लगे कि 50 रुपये आपने अर्न किए हैं, बट ऐसा अभी है नहीं। अभी आपको उसी अर्निंग के ऊपर टैक्स भी पे करना है। अगर आपने एम्प्लॉइज़ को रखे तो उनको सैलरी भी पे करनी है। अगर आपने रेंट पे लिया हो तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा, वाटर टैक्स पे करना पड़ेगा। तब देखोगे कि आपका बच के हाथ में बहुत ही कम अमाउंट आती है। सो ये किसके लिए, जिसको प्रैक्टिकली एक्चुअली में बहुत इंटरेस्ट है। ये उसी के लिए है जिसको सच में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि वो कहाँ से पैसे को बहुत अच्छी तरीके से खेल सकता है या फिर हाइड कर सकता है। बेसिकली आप उसमें से कह सकते हो कि फ्यूचर में आप किसी भी कंपनी को कितना एडवांटेज पे करा सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी कंपनी जो है वो खुद ही के पैसों पे ऊपर खर्चा करती है ताकि आपकी जो इनकम है ना बहुत ही कम दिखाई दे। आपकी इनकम कम दिखाई देगी तो आपको टैक्स भी बहुत कम पे करना पड़ेगा। सो ये कौन करते हैं, अकाउंटेंट्स यूज कर लेते हैं। सो ये कुछ मेथोडोलॉजी आती है जो आपको खुद से यूज करनी है। कॉमर्स के लिए मैं ऑलवेज एक स्टेटमेंट यूज करती हूँ कि आपको सिखाई जाएगी 5 चीजें, आपको खुद से सीखनी पड़ेगी कि 5 से 50 में कैसे करूँ। अगर आपको सिखाया गया कि ये फंडा है बट एक्चुअली उसी फंडे को 50 के तौर पे कैसे यूज करना है, तो वो आते हैं कि इसमें कॉमर्स। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने 5 चीजें सीखी है वही 5 चीजें यूज करनी है। यहाँ पर क्या है कि आपको खुद से एडवाइस लेकर नहीं, आपको किसी को एडवाइस देनी है यहाँ पे कि 5 से 50 आप कैसे यूज कर सकते हो। अब मेन चीज आती है कि जो मैंने यहाँ पे पीछे पिक्स लगाए हुए हैं PwC के और डेलोइट के, वैसे देखने जाए तो बिग 4 कंपनीज है अराउंड दी वर्ल्ड। टोटल बिग 4 कंपनीज है जो क्या करती है, आपको जैसे कि एक इंडिविजुअल पर्सन है, सबको इनकम तो पे करना ही पड़ता है, सबकी खुद की इनकम है, उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ता है। वैसे अगर आपका खुद का बिजनेस होगा तो वो भी आप बिजनेस का भी टैक्स पे करने वाले हो। तो वैसे ये बिग 4 ऐसी कंपनीज है जो पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, जितनी भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स है, उन सबका टैक्स पे करने का काम, उनका ऑडिट करने का काम, उनका अकाउंटिंग करने का काम, ये सारे काम यही बिग 4 करते हैं। जिसमें एक तो है डेलोइट, एक KPMG है, एक EY है, एक LLP है। अब इनके पास अगर आप देखो तो वर्ल्ड वाइड टोटल 140 to 150 जितने कंट्रीज में इनकी ब्रांचेस है। मतलब आप ये कह सकते हो कि 190 प्लस ऑल ओवर दी वर्ल्ड टोटल कंट्रीज है, उसमें से 150 के अराउंड क्या है, सारी कंट्रीज में KPMG, EY, ये सारी कंट्रीज वहाँ पे अवेलेबल है। सो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ आप कहीं पे भी जाके जॉब परस्यूइंग कर सकते हो। अब नेक्स्ट है आपको मेन 10th के बाद आपको पता है कि 12th जो है 11th 12th कॉमर्स ही करना है। बट आफ्टर 12th कौन कौन सी स्ट्रीम्स आएगी, एक फर्स्ट मैंने यहाँ पे चूज किया है प्रोफेशनल कोर्स, फिर आपके डिग्री कोर्सेज आते हैं और ये जो सर्टिफाइड कोर्सेज है वो प्लस एडवांटेजेस है। इट मीन्स आपको 12th के बाद ये नहीं करना है, आपको मेन तो करना पड़ेगा जो आपके डिग्री कोर्सेज है, BCom कर लो, MCom कर लो, BBA कर लो, LLB कर लो। BBA के साथ ये जो BA LLB है वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज आते हैं। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन आनंद के बाहर जाओगे तो आपको BCom के साथ भी LLB करवा सकते हैं। सो वो कॉलेजेस के ऊपर है कि वो कौन से कोर्सेज करा रहे हैं। अब मेन बात आती है कि ये प्रोफेशनल कोर्स को अलग क्यों रखा गया है। प्रोफेशनल कोर्स जो है उसके लिए कोई कॉलेजेस नहीं है,
वो आपको कॉलेजेस में नहीं पढ़ाएंगे कि सीए कैसे करना है, सीएस कैसे करना है। ये आपको अलग से कोचिंग लेके या फिर खुद से कोचिंग करा के किसी भी तरीके से उसमें आगे चलने के लिए आपको एक खुद से करना पड़ेगा। जबकि बात करें सर्टिफाइड कोर्सेज, वो आपको लिए प्लस एडवांटेज है। अगर आपने कुछ किया हुआ है उसके साथ अगर आपको ये सॉफ्टवेयर यूज करने आते हैं, बिकॉज अभी सब डिजिटल हो चुका है, फ्रॉड सबसे ज्यादा हो ही रहे हैं। इसके पीछे कौन कौन से करियर ऑप्शन है वो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं लेकिन शॉर्ट में बता सकते हैं कि सब लोग अभी डिजिटल वर्ल्ड में आ चुके हैं। सो फाइनेंस में वो प्रॉब्लम होने ही वाली है। सो उसके लिए सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको प्लस एडवांटेज है, जो आपको सीखने पड़ेंगे ताकि आप कंप्यूटर पे इजीली वर्क कर सको। अब यहाँ पे आता है कि सीए, सीएस, एसीसीए, सीडब्ल्यूए, ये सारी चीजें है क्या। मेन है चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ वर्ड से पता चलेगा अकाउंटेंट, तो आपको बेसिकली फ्यूचर में अगर आपको अकाउंटिंग में जाना है, ऑडिटिंग में जाना है, टैक्सेशन में जाना है, वहीं पे सीए का वर्क आएगा। फिर आता है सीएस जो है चार्टर्ड सेक्रेटरी। किसी भी कंपनी को एस्टैब्लिश करना है तो उसको लॉ के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसको पता होना चाहिए कि लीगल कौन कौन से एक्शंस उसके ऊपर कोई कस्टमर ले सकता है, या फिर आउटसाइड जो आपके क्रेडिटर्स है वो आपके ऊपर कौन से एक्शन ले सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट आपके ऊपर कौन से एक्शंस ले सकते हैं, वो सब बेसिकली एक लॉयर को पता होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे आते हैं कि अगर आपको लीगली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आपने देखा होगा कि जो एलएलबी करते हैं ना वो साथ में सीएस कर ही लेते हैं। सो कंपनी सेक्रेटरी को हायर करते हैं। थर्ड है आपका सीएमए जो कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब आपको जैसे मैंने बोला कि 100 रुपीज की टी शर्ट है वो कॉस्ट, अगर आप डीप में देखो तो 100 रुपीज वो उसकी कॉस्ट अभी तक नहीं है, आपने सिर्फ 100 रुपीज में उसे परचेज की है। फिर आपको पता है फ्यूल का चार्जेस लगेगा जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर कोई मजदूर उसे लेकर आ रहा है तो उसके लिए आपको उसको वेज पे करना पड़ेगा। अगर नीचे सीढ़ियों से भी ऊपर आपके प्लेस पे जाके आपके प्रीमाइसिस पे वो रख रहा है तो उसका भी कॉस्ट लगेगा। अगर समझ लो कि उसके लिए भी आपने किसी को भी हायर किया हुआ है तो उसके भी कॉस्ट लगेंगे। तो मेन जो क्या होता है कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। अगर आपने कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट अर्न हो जाएगा। प्रॉफिट आप बहुत बेटर वे में कर सकते हो। सो अगेन मैं वही चीज बोलूंगी, जिसको प्रैक्टिकल में ज्यादा इंटरेस्ट हो, जिसको लगता हो कि वो नंबर के साथ बेटर वे में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, जो समझ सकते हैं कि 100 रुपए के चलो 80 रुपए कैसे कर दे, 100 रुपए के 120 कैसे कर दे, जो बेसिकली कह सकते कि पेजेस पे भी वही काम करे, सॉफ्टवेयर में भी वही काम करे, जो कर रहा है उसे ही रिफ्लेक्टिव वे में वो कैसे मैनेज कर सकता है, उसी के लिए वो कॉमर्स बना हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि चलो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ वहाँ पे नहीं हुआ तो आप कॉमर्स कर लो। आप किसी भी स्ट्रीम में जाओगे, अगर आपको लगता है कि वो आपका इंटरेस्टेड एरिया है तो आप उसमें बहुत अच्छा ही करोगे। करियर कैसा रहेगा, तो आपका इंटरेस्टेड है तो करियर अच्छा ही रहेगा। सो आपको उतना ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्ट्रीम में जाओ, बस आपका वो फेवरेट सब्जेक्ट एरिया होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है सीएफए। सीएफए क्या है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है। ये फाइनेंस जो है इन सबसे डिफरेंट है क्योंकि ये स्टॉक मार्केट का आता है। टोटली जैसे कोई भी कंपनी, आपने आईपीओ का नाम सुना होगा कि आईपीओ इश्यूज हुए हैं, तो कोई भी कंपनी मांग रही कि मुझे 100 करोड़ रुपीस चाहिए, तो 100 करोड़ रुपीस उसे कोई भी नहीं दे देगा। उसके लिए एनालिस्ट होता है कि 100 करोड़ नहीं, आपकी कंपनी सिर्फ 50 करोड़ रुपए ही मांग सकती है पब्लिक से। सो ये काम किसका आ जाता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट का। वो फाइनेंस मैनेज करता है कि आपकी कंपनी कितना फाइनेंस पब्लिक से मांग सकती है। एक दूसरी चीज भी है कि इसको आप एक कैशियर के तौर पे देख सकते हो कि अगर आपकी कंपनी है जिसने 100 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया हुआ है, तो आप किसी को अपना फंड मैनेजर बनाओगे जो क्या करेगा, आपका फाइनेंस हैंडल करेगा। तो आप खुद सोचो कि जिसके पास आपकी पूरी कंपनी का फंड मैनेजमेंट है 100 करोड़ का, तो आप उसको कितने पैसे देने वाले हो। वो जितना आपको ग्रो करके देगा उसके परसेंटेज में आप उसको पैसे देने वाले हो। यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है कि उसकी कोई सैलरी नहीं होगी। यहाँ पे आप सोच सकते हो कि वही 100 करोड़ का वो अगर 300, 400, 500 करोड़ मैनेज करके आपको इंक्रीज करके डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स में आपको दे रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, उसी रिटर्न में उसकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। सो ये मेन काम होता है सीएफए का, जो इन सबसे डिफरेंट है बिकॉज ये फाइनेंस को एनालिस्ट करता है। उसके बाद है एक सीपीए। अभी यहाँ पे सीपीए और सीएफए क्या है कि वो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लाइसेंस वाला है। इट मीन्स आपने पूरी दुनिया में कहीं से भी एक किया हुआ है, तो आप अगर फॉरेन जाने का सोच रहे हो तो वहां पर भी आप जॉब कर सकते हो। अगर आपने इंडिया से किया, यूएसए जाने का सोच रहे हो, तब वहां पर भी ये लाइसेंस वैलिड है। अगर आपने कनाडा से किया, इंडिया में आ रहे हो तो वहां पर भी क्या ये वैलिड है।
बिकॉज मेजरली अभी जितनी भी कंपनीज है वो क्या है, वर्ल्ड वाइड सबकी ब्रांचेस अवेलेबल है, सब MNCs में अभी ट्रांसफर हो ही रही है। सो CFA और CPA किसके लिए है? जिसको वर्ल्ड वाइड काम करना है। ACC है वो भी सेम ग्लोबल लाइसेंस वाला है, जबकि ऊपर के जो 3 है CA, CS और CMA वो हमारी इंडिया के हैं। अगर वही आपको कनाडा का करना है तो उनका आता है कनाडा CMA, US का है तो US CMA। CA की बात करें, अगर आप इंडिया से CA करते हो तो वो वैलिड है सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज में। इट मीन्स श्रीलंका आप जाते हो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, नेपाल में, भूटान में, या फिर चाइना के सदर्न पार्ट में यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज उनका CA आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। सो ये मेन प्रोफेशनल कोर्सेज। मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज ज़्यादा इसीलिए वेटेज दिया है बिकॉज ये अदर कोर्सेज जो है ना वो आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं देते हैं, आपको ऊपर से नॉलेज देते हैं, जबकि इन डेप्थ नॉलेज आपको कौन देता है? प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स के साथ सर्टिफाइड कोर्स वो आपको प्लस बेनिफिट्स दे सकते हैं। अगेन वही चीज़ है, जिसको मेन पैसे में इंटरेस्ट हो या फिर मनी मैनेजमेंट करने में इंटरेस्ट हो, जिसको सच में लगता है कि मैं कैसे पैसे को कंट्रोल कर सकता हूँ, कैसे कहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ, प्लस कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, उसी के लिए कॉमर्स है। अगर आपको लगता है कि आप वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना पैसा बचा सकते हो, कंपनी को कैसे फायदे दिला सकते हो, या फिर सेम में खुद का भी कितना फायदा करा सकते हो, उसी के लिए मेन कॉमर्स है। सेम में आपने शार्क टैंक देखा होगा, उसमें जितने भी मेजर है वो सब CA ही हैं। अगर आप उनकी प्रोफाइल चेक करोगे तो वो सब CA ही है। अगर आप किसी भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर की बात करोगे तो वो भी बेसिकली वहाँ से ही आते हैं, CA CS करके। अब आता है फाइनेंस सेक्टर में क्या आता है, आपसे जब भी पूछते हैं ना, जैसे 10th में इकोनॉमिक्स किया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है? फाइनेंस रिलेटेड। फाइनेंस क्या होता है? मनी रिलेटेड। फाइनेंस डिफरेंट चीज़ है। फाइनेंस मीन्स आपने फंड बोरो कहाँ से किया है। अगर आपने फ्रेंड से लोन ली है तो वो हुआ फाइनेंस। अगर आपने कहीं भी दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ली है तो वो भी क्या है? आपके लिए फाइनेंस। इन शॉर्ट अगर आपने फाइनेंस किया है तो आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, लेंडर सेक्टर में जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट हाउसेस है, फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, रियल एस्टेट है। ये तो बहुत ही बेसिक, बहुत ही कम चीज़ें हैं। बाकी मार्केट में जाओगे तो इतनी बहुत सारी कंपनीज है, उन सब जगह पे जॉब अवेलेबल्स है ही। अभी नेक्स्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट के 3 मेन स्टेजेस होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और लास्ट में होता है फाइनल, जो पहले 4 to 5 इयर्स का था, जो अभी 3 इयर्स का हो चुका है। फाउंडेशन अगर आप देखो कि मार्च महीने में आपके 12th बोर्ड के पेपर खत्म होते हैं, जून में ही आप फाउंडेशन को क्रैक कर सकते हो। अगर आपने 11th और 12th बहुत अच्छे से पढ़ाई करी हो, कॉमर्स बहुत अच्छे से पढ़ा हो, तो जैसे ही मार्च का रिजल्ट आपके हाथ में जून में आता है, वैसे ही जून का जुलाई में आपके हाथ में फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद है इंटरमीडिएट जो 9 मंथ्स का होता है, और लास्ट में CA फाइनल्स 9 मंथ्स ना। पहले क्या था, 3 साल का आपको आर्टिकलशिप करना पड़ता था, जो अभी 2 इयर्स का हो चुका है। इट मीन्स राउंड फिगर 3 साल में आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। CA के लिए अगेन KPMG, PwC है, EY है, डेलोइट कंपनीज है। ये मैंने बिग 4 के नाम लिखे, मतलब ये नहीं कि इन्हीं कंपनी के लिए आप जा सकते हो। अराउंड बहुत सारी कंपनीज है, रिलायंस भी है, आप देखोगे टाटा भी कंपनी है। लेकिन ये कौन से अकाउंटिंग फर्म्स है जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड 150 कंट्रीज में अवेलेबल है, उसी के लिए मैंने उनके ही नाम लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है कंपनी सेक्रेटरी। इन तीनों कोर्सेज सेम ही है, जैसे आपने CA में देखा था। फर्स्ट आएगा फाउंडेशन, सेकंड आएगा इंटरमीडिएट और लास्ट में क्या आएगा आपका फाइनल। सेम वे में अगर आपको CMA में देखो तो वही सेम चीज़ है, फाउंडेशन आएगा, इंटरमीडिएट आएगा, लास्ट में फाइनल। CFA जो आपको बोला था ये डिफरेंट है, CFA लेवल 1, CFA लेवल 2, CFA लेवल 3। अब इन सब से ये थोड़ा सा डिफरेंट इसी वजह से है कि आप जैसे कि फाउंडेशन क्लियर हो गए तो ज़रूरी नहीं कि आपको जॉब मिल जाए। इंटरमीडिएट हो गई, उसके बाद आपके जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं, जबकि CFA के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपने CFA लेवल 1 कंप्लीट कर दिया, उसके बाद वो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद भी आप जॉब कर सकते हो। CFA लेवल 2 हो गया तो उसके बाद क्या हो सकता है कि आपके पास समझ लो MBA का एक डिग्री पड़ी है, दूसरा आपने CFA लेवल 2 कर लिए, तो आपके 10 लाख प्लस आपके कह सकते हो कि पर एनम की आपकी सैलरी हो सकती है। CFA लेवल 3 उसका अभी तक नहीं बोल सकते क्योंकि वो 40 लाख पर एनम तक जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँगी कि 40 ही नहीं है, उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, आप अनलिमिटेड तक भी जा सकते हो, बिकॉज वहाँ पे जॉब आ जाती है सीधी फंड मैनेजर की, जो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि किसी भी कंपनी का अगर आप फंड मैनेज कर रहे हो तो उसकी कोई सैलरी बाउंड नहीं होती है। अदर करियर ऑप्शंस हैं
जैसे आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, यूपीएससी, जीपीएससी, ये आपने सुना ही होगा और क्लास में बताया ही था तुम सबको। सेकंड था टीचिंग जॉब्स, टीचिंग में किसी भी स्कूल टीचर पे जा सकते हो या फिर अगेन किसी कॉलेजेस में आप पढ़ा सकते हो। थर्ड है आपका बैंकिंग जॉब्स, वो आपको पता ही होगा। फोर्थ फाइनेंस जॉब्स जो अभी बताई थी। फिफ्थ इंश्योरेंस, लीगल जॉब्स है। और लास्ट में यहाँ पे एक चीज रह गई है जो बहुत इंपॉर्टेंटली, कोई बता सकता है? लास्ट एक है इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, यूपीएससी के एग्जाम में आती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और उसके बाद एक है आईआरएस। रेवेन्यू सर्विसेज में आप जा सकते हो जहाँ पे आता है आपका बजट, जो हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर जो बजट इश्यू करते हैं उसके लिए आईआरएस को अपॉइंट करते हैं, जो बेसिकली सीए, सीएस और इसी ग्रुप से आते हैं, जो हमारी कंपनी का या फिर हमारे कंट्री का पूरा फाइनेंस मैनेज करते हैं। लास्ट में यूजीसी नेट जो एनटीए कंडक्ट करते हैं। यूजीसी नेट करके आप हमारे कंट्री के किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज लेवल पे जाके पढ़ा सकते हो। तो ये है आपका पीएचडी एंट्रेंस थ्रू भी आप जा सकते हो। तो ये पूरा एक बाइफरगेट किया हुआ था कॉमर्स का, बहुत ही शॉर्ट में, ब्रीफ वे में, कि अगर आप कॉमर्स लेते हो तो उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स एरिया और फ्यूचर में करियर ऑप्शंस आएंगे। अगर लास्ट में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो करियर ऑप्शंस के बारे में या फिर कोई भी क्वेश्चंस। क्रिशो पूछना है?